Today we are going to discuss a very crucial topic of 11th class, P block element. Now, first we have to understand which elements are called as P block element. हम किस एलिमेंट को P block element के नाम से जानते हैं? So we are starting with the topic P block element. We are starting with the topic P block element. अब by definition हर वो एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट. द एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल या इंटर इन आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट. such elements are known as p block element. ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट. अब 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में या पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा कि p सबसेल इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट ऑर्बिटल. जो हमारे पास p सबसेल होता है, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट ऑर्बिटल, जिसे हम p x एक्सिस, p y एक्सिस और p z एक्सिस के नाम से जानते हैं. अब इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, सेम होती है. मतलब E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. तो यहां पर हम कहेंगे एनर्जी ऑफ p x एक्सिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ p y एक्सिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ p z एक्सिस. चूंकि तीनों में एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम इसे 3-fold डीजनरेटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं. तो बच्चों, 3-fold डीजनरेसी का सही मतलब क्या हुआ? तीनों की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी. इसलिए यहां पर हमारे पास p ऑर्बिटल हैज 3-fold डीजनरेसी. 3-fold डीजनरेसी को साफ साफ सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो कहेंगे कि एनर्जी ऑफ p x एक्सिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ p y एक्सिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ p z एक्सिस. बस इतना सा मतलब है इसका. अब चूंकि हम जानते हैं इन वन ऑर्बिटल वी हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. देयरफॉर p सबसेल contain maximum 6 इलेक्ट्रॉन. इसलिए इसके पास इतने ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18. 1 2 3 4 5 6 टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसलिए p ऑर्बिटल में, p ब्लॉक में हमारे पास 6 अलग अलग ग्रुप हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स.
अब ग्रुप नंबर 13 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 14 को हम कहते हैं बच्चों कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 को हम कहते हैं हेलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 18 बहुत ही कम रिएक्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं इनर्ट गैस फैमिली या नोबल गैस फैमिली, इसी नाम से इसे जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे एलिमेंट होते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर आपको इसके नाम को याद रखने में दिक्कत होती है तो एक याद रखने का सिंपल तरीका ले सकते हो। हम इसे कहेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थाली। अब दूसरी फैमिली है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के एलिमेंट का नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी। अगर आपको इसके नाम को याद रखने में दिक्कत होती है तो एक सीक्वेंस ले लो। सीक्वेंस है कहाँ सीता गई सुनो प्रभु। कहाँ सीता गई सुनो प्रभु। अब अपने पास अगला एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पे कहेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अगर आपको इसको सीक्वेंस में याद रखने में दिक्कत होती है तो आप ले लो सीक्वेंस ना पियो एसिड सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब इसे अगर सीक्वेंस चाहिए तो हम कह सकते हैं ओल्ड स्टाइल से टी पीओ। अब हेलोजन फैमिली की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं FCl BrI80। तो FCl BrI80 हर किसी को याद रहता है। उसी तरह नोबल गैस फैमिली कहे तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब क्यों इसे हमने ग्रुप नंबर 13 में रखा, क्यों हमने इसे ग्रुप नंबर 15 में रखा, क्यों हमने इसे ग्रुप नंबर 16 में रखा, आखिर हमने इसको क्लासिफाई कैसे किया कि इस एलिमेंट को ग्रुप नंबर 13 में स्टडी करना है, इस एलिमेंट को ग्रुप नंबर 17 में स्टडी करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं हर किसी का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल np1 कॉन्फ़िगरेशन से होगा। तो बोरॉन सेकेंड से है, सेकेंड पीरियड से है तो 2s2 2p1 होगा। एल्युमिनियम 3s2 3p1 होगा। गैलियम 4s2 4p1 होगा। इंडियम 5s2 5p1 होगा और थैलियम 6s2 6p1 होगा। उसी तरह कार्बन फैमिली में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ns2 np2। इसी तरह कार्बन सेकेंड पीरियड से है तो 2s2 2p1। सिलिकॉन कार्बन 2s2 2p2 आएगा। सिलिकॉन 3s2 3p2 आएगा। जर्मेनियम 4s2 4p2 आएगा। टिन 5s2 5p2 आएगा और पीबी 6s2 6p2 आएगा। अब हर किसी का
अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p3 हो, NH2NP3 हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फैमिली में आएगा। नाइट्रोजन 2s2 2p3, फॉस्फोरस 3s2 3p3, 4s2 4p3 आर्सेनिक, 5s2 5p3 एंटीमनी एंड 6s2 6p3 बिस्मथ। उसी तरह NH2NP4 आएगा ऑक्सीजन फैमिली के लिए। ठीक उसी तरह NH2NP5 आएगा हेलोजन फैमिली के लिए, और NH2NP6 आएगा नोबल गैस एलिमेंट के लिए। लेकिन इसमें इसे आप छोड़ दीजिए, इसका आंसर आता है 1s2। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पी ब्लॉक में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, तो आंसर है 1s2। अब कैसे एक्सेप्शनल हुआ ये? क्योंकि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता है तो उसे क्या कहेंगे? p ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? s ऑर्बिटल में। अब अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो इसको आप p ऑर्बिटल में कैसे रख सकते हो? इसलिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हुआ। इसलिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हुआ। तो एंट्रेंस पॉइंट में अगर देखें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में आता है। क्यों? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इस हिसाब से वो होना चाहिए s ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं p ब्लॉक एलिमेंट में। और यहां से आपको किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन पूछता है पीरियोडिक टेबल में तो हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा और कौन से पीरियड में होगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तक हमने देखा कि बोरॉन फैमिली p ब्लॉक एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब p ब्लॉक में बोरॉन फैमिली होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन फैमिली होता है, हेलोजन फैमिली होता है और नोबल गैस फैमिली होता है। अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट p ब्लॉक एलिमेंट में बोरॉन फैमिली है और ट्रिमेंडस एक्सेप्शंस है इसके अंदर। पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल केसेस क्यों होते हैं। These exceptional cases are due to very important topic, that is the inert pair effect। तो बोरॉन फैमिली को डिटेल में समझने से पहले हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। नाउ व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? नाम ही बताता है, इनर्ट मतलब रिएक्टिविटी कम होना, पेयर ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन फैमिली का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NH2NP1 मीन्स इसे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, NH2NP1। और यहां पे हमारे पास उसका न्यूक्लियस है। तो NH2NP1 अगर बोरॉन को देखें तो 2s2 2p1 आएगा। NH2NP1 में जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग बनाने से मना कर देता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ टू एलिमेंट। इट इज डिफाइंड एज, इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज टेंडेंसी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल टू रिमेन्स अनशेयर्ड। इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं,
It is defined as tendency of, it is defined as the tendency of s orbital electron, outermost, tendency of outermost s orbital electrons. It is defined as the tendency of outermost s orbital electron to remains unshared. To remains unshared means do not participate in bonding. Do not participates in bonding. मतलब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे जैसे हम कहेंगे यहां पर बोरॉन 2s2 2p1, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, इसका आएगा 3s2 3p1, इसका आएगा 3d10 4s2 4p1, इसका आएगा 4d10 5s2 5p1, इसका आएगा 4f14 5d10 6s2 6p1। उसके पीछे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब यहां पे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। अब जैसा कि हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल का, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कंपाउंड बनाता है जैसे BCl3, ट्राइवेलेंट होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। लेकिन अगर Tl थैलियम की बात करते हैं तो थैलियम में आउटर मोस्ट हमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जिसमें से s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने से मना कर देता है, शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करता ही नहीं है, रिमेन्स अनशेयर्ड, रिमेन्स अनशेयर्ड। तो यहां पे आउटर मोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए ये TlCl3 ना बना के ये TlCl बनाएगा। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ना होके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, s इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग बनाने से मना कर देता है, तो इसलिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। एक इलेक्ट्रॉन बचता है इसलिए ये TlCl बनाता है, मोनोक्लोराइड बनाता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ऐसा क्यों होता है? ये बॉन्ड बनाने से मना क्यों कर देता है? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है? s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना क्यों कर देता है? क्योंकि s ऑर्बिटल से बॉन्डिंग बनाने के लिए ट्रिमेंडस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी कंपाउंड प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इसलिए कह सकते हैं द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ कौन सा? s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इट रिक्वायर
द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ very high amount of energy, very high amount of energy। इसकी वजह से इसकी वैलेंसी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क पड़ेगा। जैसे हम बोले बैगन, आलू, गाजर इन थाली, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, लेकिन इसके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, इसके पास भी +1 होता है, इसके पास भी +1 होता है। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, वैसे वैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। As we move down in the group, the stability of +1 oxidation state increase due to inert pair effect, and hence stability of +3 oxidation state decrease। ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर एंट्रेंस पॉइंट में आपको क्वेश्चन पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, तो आप सीधे कहोगे कि ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे ट्राइवेलेंट कैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी और मोनोवेलेंट कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। Al+, Ga+, In+ एंड Tl+। एंट्रेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि बताओ किसकी स्टेबिलिटी किस डायरेक्शन में बढ़ती है। तो अभी हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस लाता है एक्सपेक्टेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है नोबल गैस कोर एलिमेंट से और फिर जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोरॉन की बात, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास है बोरॉन। बोरॉन का नोबल गैस कोर है हीलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है 2s2 2p1। ये हुआ आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये हुआ नोबल गैस। अब अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की तो नियॉन और इसके साथ आएगा 3s2 3p1। 10 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कोर एलिमेंट, एकदम कोर में, अंदर की साइड में कोर में, और बाहर की साइड में 3 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह गैलियम की बात करें, आर्गॉन, उसके बाद 3d10 4s2 4p1। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि ये हुआ आपका नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन, और ये हुआ आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बीच में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है 3d10, और ये जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन हैं इसकी वजह से एटम अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज कर देता है। इसी तरह हम कह सकते हैं इंडियम, क्रिप्टॉन, 4d10 5s2 5p1।
तो यहां पे भी नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में आता है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में आता है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन। थैलियम, ज़ेनॉन, 4F14, 5D10, 6S2, 6P1। तो यहां पर भी नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में आता है f ऑर्बिटल एज वेल एज d ऑर्बिटल। और कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल जो है, ये तो प्रॉपर्टी बहुत हद तक चेंज कर देता है। अब देखते हैं कि कैसे। यहां पे हमारे पास ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों? नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन। और ये जो s और p ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आपके पास आता है d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, आपके पास आता है f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d एंड f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रिमेंडस चेंज होती है। वन बाय वन अब इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं एटॉमिक रेडियस। हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एटॉमिक रेडियस की सिंपल से डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इस चीज को जो हम इस रेडियस को क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। अब चीजों को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एलिमेंट है बैगन, आलू, गाजर इन थाली। अब अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहां पर है 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर है 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जैसे ही आप ग्रुप में बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ नीचे जाएंगे, क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सेकेंड सेल था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 सेकेंड सेल था, और ये थर्ड सेल है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यू सेल। तो यहां पे बोरॉन के पास पहला सेल और दूसरा सेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकेंड में है। एल्युमिनियम के पास पहला, दूसरा और तीसरा सेल। तो ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे सेल की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से बोरॉन और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का साइज बड़ा होगा। बोरॉन और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। अब अगर बात करते हैं एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम की, तो यहां पर आता है 3D10 और उसके बाद आता है 4s2 4p1। तो यहां पर इनर नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में d ऑर्बिटल आता है। अब d ऑर्बिटल का जो ढाल बनता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो कमजोर होता है। अब s ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, कैसे कह दो? शील्डिंग इफेक्ट, इसे कह दो शील्डिंग इफेक्ट। अब s ऑर्बिटल सर्कल होता है, सो s ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर p ऑर्बिटल होता है, फिर d ऑर्बिटल होता है और फिर f ऑर्बिटल होता है। ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट।
ऑर्डर। अब डी का जो ढाल है वो मजबूत है या कमजोर है? कमजोर है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ढाल कमजोर है। न्यूक्लियस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ढाल जो है वो क्या है? कमजोर है। तो इलेक्ट्रॉन ढाल को तोड़ के अंदर आ जाएगा कि नहीं? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्ड मतलब ढाल, ढाल कमजोर है और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है। ढाल मजबूत है तो इलेक्ट्रॉन यहां पे रुक जाएगा और ढाल कमजोर है तो ये और अंदर की तरफ आ जाएगा। ढाल कमजोर है इसलिए इसके पास d ऑर्बिटल आता है। इसके पास d ऑर्बिटल आता है। d ऑर्बिटल के पास पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है इसलिए इसका साइज लो हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए अगर बोरॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद गैलियम देखेंगे तो हमें उम्मीद था कि गैलियम ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाता है और आंसर ये आता है। यहां पे गैलियम आ जाता है, यहां पर गैलियम आ जाता है, फिर यहां पर एल्युमिनियम आता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे तो यहां पर है हमारे पास 4d10 5s2 5p1। फिर से एक न्यू सेल ऐड हो गया। फिर से यहां पे कहेंगे एडिशन ऑफ न्यू सेल, एडिशन ऑफ न्यू सेल, इसलिए साइज इंक्रीज। उसके बाद इंडियम का साइज और ठीक इसी तरह थैलियम का साइज। इसलिए अगर एटॉमिक रेडियस का आप एंट्रेंस पॉइंट में आंसर देखोगे तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो उस हिसाब से बैगन, आलू, गाजर इन थाली, आपने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ता है। इस हिसाब से एल्युमिनियम छोटा होना चाहिए, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है। इस हिसाब से एल्युमिनियम छोटा होना चाहिए और गैलियम बड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता है। इस हिसाब से एल्युमिनियम छोटा होना चाहिए और गैलियम बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, गैलियम की साइज एक्सेप्शनली लो हो जाती है। एक्सेप्शनली लो हो जाती है। एंट्रेंस में ये एटॉमिक रेडियस वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। जैसे कि as we move down in the group, atomic radius increase, but in the case of boron family, we are talking about atomic radius. In the case of boron family, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गैलियम का साइज छोटा होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए जो एंट्रेंस एग्जाम में आप इसका आंसर दोगे, इसका आंसर आएगा बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। अब एटॉमिक रेडियस के बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove outermost valence electron from an isolated gaseous state of system, गैसियस स्टेट ऑफ एटम। अब यहां पे अगर देखेंगे तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है, एक एटम छोटे साइज का है और एक एटम बड़े साइज का है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहां से है? छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन हाईली अट्रैक्टेड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और बड़े साइज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ हो, मतलब वो आपसे नज़दीकी ज़्यादा है, और एक दूसरा फ्रेंड है जो अभी अभी बना है, मतलब उससे दूरी ज़्यादा है, तो किस फ्रेंड को तोड़ के ले जाना आसान होगा? जो क्लोज फ्रेंड है या जो अभी अभी थोड़ा सा गैप मेंटेन किए हुए है? तो आप जितना न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन देखते हो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के ले जाना ज़्यादा एनर्जी लगती है, उस इलेक्ट्रॉन को तोड़कर ले जाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जो दूर इलेक्ट्रॉन होता है उसको तोड़ के ले जाना आसान है। सो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो हम ऐसा कहते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन फिर से कहते हैं कि ये तो एक्सेप्शन से भरा हुआ है बोरोन फैमिली। चलो देखते हैं इस कंडीशन में क्या एक्सेप्शंस आते हैं। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, मतलब हम बात करते हैं बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट की, और हम बात करते हैं बोरॉन ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट की। अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1। अगर इसका साइज देखें तो हमें पता है जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे वैसे वैसे साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। अब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका आना चाहिए? ग्रुप 13 का आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 1s2 2s2, और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 1s2 2s2 2p1। अब यहां ध्यान से देखो, इसके पास फुलफिल्ड s ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड s ऑर्बिटल है। अब फुलफिल s ऑर्बिटल है इसलिए इसके पास थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ के ले जाने में हमें एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा ताकत लगाओगे मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो आप उम्मीद कर रहे थे
कि ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 13, इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे इधर जाते हैं वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एंट्रेंस में गलत आंसर देगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो सही आंसर क्या है इसका एंट्रेंस पॉइंट में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इसका सही आंसर क्या है, ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 13 आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है और फुलफिल्ड s ऑर्बिटल के पास थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। चूँकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं पीरियड में। एज वी मूव डाउन इन द पीरियड, बैगन, आलू, गाजर इन थाली। तो हम नॉर्मली जानते हैं जैसे जैसे पीरियड में नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हुआ जो फिर से यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, एक ओवरऑल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो एंट्रेंस एग्जाम में फिर से यहां पे बोलता है कि नहीं, अगर आप इस हिसाब से आंसर टिक करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो अब देखते हैं क्या एक्सेप्शंस है, क्या होता है इसमें। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, मतलब हीलियम के साथ, फिर नियॉन के साथ 3s2 3p1, फिर गैलियम के साथ आर्गॉन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आता है 3d10 4s2 4p1, फिर यहां पे आता है क्रिप्टॉन के साथ 4d10 5s2 5p1, और फिर यहां पे आता है ज़ेनॉन के साथ 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ जा रहे हो, बोरॉन के पास 2s2 2p1 है और एल्युमिनियम के पास 3s2 3p1 है। तो जैसे जैसे बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ जा रहे हो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड में है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में है। तो जैसे जैसे बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ जा रहे हो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात भी देखो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। और अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी इंक्रीज होगा। अब जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा, साइज छोटा होने का ट्राई करेगा। मतलब जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगा और इनकी वजह से साइज इंक्रीज होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब इंक्रीज इन सेल, और इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरकम इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ओवरऑल साइज बोरॉन और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम की साइज बड़ी है, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। इसलिए यहां से यहां तक आने में
आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। इसलिए अगर हम क्वेश्चन का आंसर लेना चाहें तो अगर हम बात करें बोरॉन और एल्युमिनियम में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज इंक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। तो बोरॉन और एल्युमिनियम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, बोरॉन का होगा। लेकिन अब गैलियम की बात करते हैं। गैलियम के पास इनर कोर इलेक्ट्रॉन है, साथ में फर्स्ट टाइम है इसके पास 3d10, उसके बाद है 4s2 4p1। अब हमें पता है d10 जो ऑर्बिटल है, ये जो d इलेक्ट्रॉन है, ये देगा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ये देगा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ घुसेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ घुसेगा तो साइज जितना हम सोच रहे थे उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर की तरफ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गया तो साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा और साइज डिक्रीज होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। इसलिए अगर आप आंसर देना चाहो एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, गैलियम का ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, गैलियम का ज़्यादा होगा। अब इस तरह से अगर हम पूरे ग्रुप को एक साथ देखें, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो चूंकि हम जानते हैं इसके पास क्या है, d ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर प्लस वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, d ऑर्बिटल का ढाल शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल। f में क्या कहेंगे, d ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्लस f ऑर्बिटल उससे भी और कमजोर, वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका ढाल सबसे कमजोर है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होगा न्यूक्लियस के, मतलब उसको निकालने के लिए ताकत सबसे ज्यादा लगेगी, इसलिए इसको निकालने के लिए ताकत सबसे ज्यादा लगेगी, इसको निकालने के लिए ताकत सबसे ज्यादा लगेगी। उसके बाद गैलियम है, तो गैलियम को निकालने के लिए भी ताकत थोड़ी कम लगेगी, इसलिए अब इस हिसाब से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका ऑर्डर क्या होगा, किसी भी एंट्रेंस में इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बोरॉन, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम। अब आयन में, इंडियम में f ऑर्बिटल है या नहीं है, इंडियम में f ऑर्बिटल है या नहीं है, ऑफ कोर्स है, सॉरी d ऑर्बिटल, माय मिस्टेक, इंडियम में d ऑर्बिटल है या नहीं है, तो यस ऑफ कोर्स d ऑर्बिटल है। अब d ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है और एल्युमिनियम में तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इस हिसाब से एल्युमिनियम सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ p ऑर्बिटल होता है, और यहां पर आएगा इंडियम। अगर आपको इसका सीक्वेंस याद रखना हो तो बहुत आसान से कह सकते, क्या कह सकते हैं, इसे ध्यान से देखो, क्या कहेंगे, बोतल कहेंगे क्या, बोतल, एज ऐसे ही है,
GA को गाइंग कहेंगे क्या? गाना गाना, गाइंग। बोतल, गाइंग इन आलसपना। तो बच्चों, अगर आयनाइजेशन थेरेपी का क्वेश्चन आप भूल रहे हो एंट्रेंस एग्जाम में क्या आंसर टिक करना है, तो आप बहुत ही अच्छा सीक्वेंस ध्यान में रख सकते हो। बोतल, गाइंग इन आलसपना। बोतल, बोरॉन, Tl, थैलियम। बोतल इज गाइंग, इज वैसे ही है, गाइंग मतलब Ga, गैलियम। गाइंग मतलब Ga, गैलियम। इन, इंडियम। आलसपना, एल्युमिनियम। अब ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अगर डिटेल में पूछे कि ऐसा सीक्वेंस क्यों होता है, तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक इसी तरह आयनाइजेशन थेरेपी सेकंड और थर्ड का भी आंसर चेंज होगा। ठीक इसी तरह आयोनाइजेशन थेरेपी सेकंड और आयनाइजेशन थेरेपी थर्ड का भी आंसर नॉन स्टॉप नहीं आएगा। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। नॉन स्टॉप डिक्रीजिंग वाला, नॉन स्टॉप इंक्रीजिंग वाला आंसर नहीं आएगा। तो यहां पे कह सकते हैं बोरॉन, फिर गैलियम, उसके बाद Tl, उसके बाद In एंड Al। कह सकते हैं सीक्वेंस बोरिंग, गाना, ताल में अलसाए। बोरिंग, गाना, ताल में अलसाए। तो हमारे पास दो सीक्वेंस बने। फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी का सीक्वेंस क्या बना? बोतल इज गाइंग इन आलसपना। फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी का सीक्वेंस क्या बना? बोतल इज गाइंग इन आलसपना। और सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी का आंसर क्या हुआ? बोरिंग, गाना, ताल में अलसाए। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है एंट्रेंस में, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अगर आयनाइजेशन थेरेपी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर किया जाए, तो हम हमेशा कहेंगे किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ताकत लगती है, उससे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होगा तो उसको निकालने में ज़्यादा ताकत लगेगी। उसके और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और नज़दीक होगा तो उसको निकालने में और ज़्यादा ताकत लगेगी। इसलिए कहेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसलिए कहेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरह से हमारे पास तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी का ऑर्डर क्या है, तो आंसर है बोतल इज गाइंग इन आलसपना। सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी का आंसर क्या है, तो कहेंगे बोरिंग, गाना, ताल में अलसाए। और क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी, सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी और थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी में ऑर्डर क्या है, तो हमेशा कहेंगे जैसे जैसे आप अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो वैसे वैसे ताकत ज़्यादा लगेगी। इसलिए आयनाइजेशन थेरेपी फर्स्ट, उससे बड़ा होगा सेकंड, उससे बड़ा होगा थर्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? So it is simply defined as tendency of any element to accept electron टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। मतलब अगर आप मंदिर के बाहर खड़े हो तो जो भी आपके पास भिखारी है वो आपसे पैसा लेना चाहता है। तो ये जो भिखारी वाला कैरेक्टर हुआ, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब नॉर्मली हम कहते हैं, हमारे पास नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज ऑफ एटम बढ़ता है।
साइज ऑफ एटम इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम हो जाती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम डिक्रीज। लेकिन यह नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो बोरॉन फैमिली में एप्लीकेबल नहीं है। अगर बोरॉन फैमिली में आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू देखोगे तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली, अगर आप वैल्यू देखोगे तो बोरॉन है 2.0, उसके बाद एल्युमिनियम है 1.5, यहां तो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके बाद अगर वैल्यू देखोगे तो 1.6, 1.7, 1.8, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। आखिर ऐसा क्यों है? तो हम कहते हैं जैसे जैसे बोरॉन से आप एल्युमिनियम की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ जाते हो, साइज ऑफ एटम इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, और जिस वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज, जिस वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज। लेकिन अब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ऑफ कोर्स साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, सिवाय इसके एक्सेप्शन के। ये वाला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला एक एक्सेप्शनल केस है, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप गैलियम को छोड़ दो तो हम कहेंगे साइज ऑफ एटम इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट, फुलफिल्ड ऑर्बिटल किसके? डी एंड एफ के। जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का ढाल बहुत ही कमजोर होता है, तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ढाल के अंदर आने का ट्राई करता है। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर आने का ट्राई करता है। तो कोई चीज अंदर कब आएगी? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इन बोरॉन फैमिली। मेटेलिक कैरेक्टर इन बोरॉन फैमिली। तो मेटेलिक कैरेक्टर इन बोरॉन फैमिली के लिए सबसे पहले हम बोरॉन को लेते हैं। तो बोरॉन का फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन थेरेपी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन थेरेपी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आयोनाइजेशन थेरेपी देखा था, तो उसमें देखा था चाहे आप फर्स्ट की बात करो, चाहे सेकंड की बात करो, चाहे थर्ड की बात करो, बोरॉन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन थेरेपी। कौन सी भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बोरॉन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन थेरेपी। तो इन तीनों का समेशन टोटल आयोनाइजेशन थेरेपी वेरी हाई। अब आयोनाइजेशन थेरेपी अगर बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है
कि इलेक्ट्रॉन को खींच कर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। मतलब बोरॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, लूज कर पाएगा? किसी भी कंपाउंड को अगर बोरॉन का इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तो कंपाउंड क्या कहेगा? छोड़ दो। इसलिए बोरॉन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। मीन्स अनेबल टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ही कमजोर होगा। मीन्स इट हैज वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। मतलब जब इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, मतलब क्या हुआ? कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा? अगर बोरॉन का रॉड आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए, उधर से करंट की वायर लगा दिया जाए, तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। क्लियर? इसलिए इट इज नॉन कंडक्टर, या फिर दूसरे शब्दों में इंसुलेटर। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मेटालिक हुई या नॉन मेटालिक हुई? इसलिए हम कहेंगे बोरॉन इज नॉन मेटल इन नेचर। इसलिए हम कहेंगे बोरॉन इज नॉन मेटल इन नेचर। अब जैसे ही हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो बोरॉन वर्सेस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का साइज बड़ा है। एल्युमिनियम का साइज बड़ा है तो आयनेशन एंथैल्पी कम लगेगी। तो एल्युमिनियम का IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 कंपैरेटिवली क्या होगा? कंपैरेटिवली क्या होगा? लो होगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि कम ताकत लगता है। इसलिए एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन means it has somewhat metallic character. It has somewhat metallic character. और ये करंट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अगर एल्युमिनियम का रॉड है और एक साइड में वायर लगा दी है, स्विच ऑन कर दिया है और आपके हाथ में पकड़ा दिया है, तो आपको करंट का झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। इसलिए ये कंडक्टर हुआ। इसलिए ये क्या हुआ? कंडक्टर हुआ। अब इसे थर्मोडायनामिक्स से भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स से हमें इसे प्रूव करने के लिए दो फॉर्मूलों की जरूरत है। सबसे पहले देखेंगे M3 प्लस कैटायन स्टेज प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इन एक्वियस फेज प्लस 3 इलेक्ट्रॉन M सॉलिड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसलिए ये आपने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। इसे क्या कहेंगे? ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल हर किसी का निगेटिव आता है। हर किसी का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है? निगेटिव आता है। अगर आप बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जैसे जैसे आप यहां से यहां जाते हो, वैल्यू बिकम्स लेस निगेटिव। किसकी? ई नॉट रिडक्शन की। ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू बिकम्स लेस निगेटिव और इसकी वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। थैलियम की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो नॉर्मली अगर हम इस फैमिली की बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं, तो इन सब में ई नॉट रिडक्शन क्या होता है? निगेटिव होता है। और हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट। तो बच्चों अगर ई नॉट की वैल्यू निगेटिव है तो यहां का निगेटिव साइन, यहां का निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कहेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा ही नहीं। क्लियर? इसलिए अगर हम मेटल की बात करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, मेटल सॉलिड, मेटल इन +3 +
3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ई नॉट रिडक्शन निगेटिव है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट यहां पे क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब जैसे जैसे इधर जा रहे हो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इसलिए रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब मेटल जो है, एलिमेंट जो है, सॉलिड जो है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि नहीं करेगा, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मेटल हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो हम इस व्यू से भी देख सकते हैं, यस बोरॉन फैमिली में बोरॉन को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स हैं। और इस व्यू से भी थर्मोडायनामिक्स से देख सकते हैं, यस बोरॉन को छोड़ के बाकी सभी क्या है, मेटालिक कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे पता है कि एल्युमिनियम +3 होता है मोस्ट स्टेबल, लेकिन थैलियम के लिए +1 स्टेट जो होता है वो होता है मोस्ट स्टेबल। और ऐसा क्यों होता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट।